गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आइस में। दोस्तों, ये हमारी दूसरी वीडियो है समान अध्ययन पेपर 2, जो आपका शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित जो पेपर 2 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। हमने पहले वीडियो में आपके साथ बात किया था कि पहली वीडियो में हम आपके साथ क्या टॉपिक था, क्या डायमेंशंस था, उसकी बात मैंने आपकी की थी, जिसमें हमने कहा था कि आपको भारतीय संविधान से संबंधित उसके ऐतिहासिक आधार को और उसके डेवलपमेंट को लेकर के आपको पढ़नी है। ये वीडियो मैंने फ्रेंड्स 8 जून को अपलोड किया था। उसके साथ मैंने 2 क्वेश्चंस आपको दिए थे। दोनों क्वेश्चंस यह था कि क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था, इसकी चर्चा करनी थी। दूसरा सवाल था 2019 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स के लिए थे। ये 2016 का यूपीएससी का क्वेश्चन था। 2019 में क्वेश्चन यह था कि धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है, मीन्स कि व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म। ये दोनों क्वेश्चंस के जवाब मैं अभी आज आपके साथ डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसके आंसर आपको किस तरह से लिखने थे। और आप लोगों में से काफ़ी बच्चों ने मुझे टेलीग्राम चैनल पे आंसर लिख करके भी सेंड किया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और चलिए आज का क्वेश्चंस देखते हैं। प्रीवियस वीडियो की भांति ये भी वीडियो 2 पार्ट में फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे कि जो पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस आपको दिया था उसके डिस्कशंस करेंगे, और आगे वाले जो पार्ट होगा इसी वीडियोज़ में, उसमें हम आज के टॉपिक जो है भारतीय संविधान, प्रस्तावना, संघ और उनके प्रदेशों और नागरिकता से संबंधित जो विशेषताएं हैं, जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ प्रस्तावना को लेकर के, प्रियम्बल को कैसे प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए आपकी रिसोर्स कहाँ पे जाएगी, वहाँ से रिसोर्स पिक करना है। क्या ऑनलाइन रिसोर्सेज कुछ है तो क्या उसको भी फॉलो करना है, उसकी भी मैं बात करूँगा। और साथ में मैं बताऊँगा इसके क्रक्स को, नटसेल में मैं आपको बताऊँगा कि क्या ओवरव्यू प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चंस को सबसे पहले, मैं पिछले वीडियो में जो क्वेश्चंस पूछा गया था मैं उस क्वेश्चंस की सबसे पहले बात करता हूँ। फ्रेंड्स, एक बात याद रखना कि यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैंने लिए थे। एक 2019 का क्वेश्चंस लिया था, धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है। इसकी सवाल का पहले मैं आपको जवाब देता हूँ। देखो, आपको 2 चीज़ें मैंने जो प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से धर्मनिरपेक्षता जो है उसके जो कॉन्टेक्स्ट है इंडियन डेमोक्रेसी में और वेस्टर्न में, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान में ये रखना है कि जो एक तरह से लिख सकते थे यहाँ पे आप कि धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा सिद्धांत है जो धर्म को राजनीति से, धर्म को क्या कर रहा है, ये धर्म को राजनीति से अलग करता है। ठीक है, अलग करने की वकालत करता है, अलग करने की बात करता है। यह धार्मिक संस्थाओं और जो धार्मिक जो हमारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे राज्य का जो प्रतिनिधित्व है, उन जो हमारी राज्य के जो प्रतिनिधित्व है करने के लिए जो एक तरह से कह सकते हो कि जो अनिवार्य संस्थाएं हैं, ठीक है, सरकारी संस्थान हैं या जो व्यक्ति हैं, उनसे भी अलग करने का सिद्धांत की बात करता है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को लिखना था कि इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था 2019 का कि भारत के जो संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके कॉन्टेक्स्ट में फ्रांस क्या सीख सकता है। क्योंकि देखो, ये क्वेश्चन जब पूछा गया था 2019 में, उस समय केस ये था कि सिखों को लेकर के फ्रांस में काफ़ी वो एजिटेशन होते थे, ठीक है, विद्रोह होने लगे थे। तो उसी को देख करके यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको आंसर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने थे। एक बात मैं और यहाँ पे कर दूँ कि इसका आंसर रिटेन इस वीडियो में नहीं प्रोवाइड करूँगा, टेलीग्राम चैनल्स पे आपको इसके रिटेन आंसर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाके रिटेन आंसर्स देख सकते हो। अब देखो, यहाँ पे 2-3 चीज़ों की बात कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि रिपब्लिकनवाद का जो एक तरह से जो प्रतिमान है, आप फ्रांस में आप देख सकते हैं कि एक तरफ फ्रांस ये कहता है जो बहुसंस्कृतिवाद है, जैसा कि ब्रिटेन और अमेरिका में कई पश्चिमी लोकतंत्र में लागू किया गया है ना बहुसंस्कृतिवाद को। एक चलिए आप देखोगे कि जो इस्लामिक रूप से जो कपड़े पहनते हैं या उनके जो खान पान का जो नेचर है, और जैसे आप देखते होंगे कि इस्लाम में हलाल जैसे चिकन मटन खाना है वो हलाल करके खाते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे कि फ्रांस के स्कूलों में कहा गया कि जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे किसी भी धार्मिक संकेत के कपड़े पहनने के लिए उन्होंने मना किया, क्योंकि आप बुर्का नहीं लगा के जा सकते हैं। जो सिख हैं वो पगड़ी के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, वो कृपान वगैरह ले करके चलते हैं। तो इस तरह से ले करके वहाँ पे एक तरह का माहौल हो जाता है, क्रिएट अपोजिट द अदर रिलीजन्स।
तो यहाँ पे क्वेश्चंस का मतलब यही था कि जो भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता को लेकर के बात करनी थी, उसमें आप ऐसे कह सकते थे कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है न केवल व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता से भी संबंधित है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने राज्य के द्वारा जो समर्थित धार्मिक सुधार है उसके विचार के अनुरूप उसने जगह बनाई है ना, और संगत भी है। जैसे आप मान लो कि जैसे देखो भारत का जो मैं बात करूं उसमें आर्टिकल 17, आर्टिकल जो 17 है आपका छुआछूत पर रोक लगाता है। भारत में आप देखते हैं कि जो मुसलमान हैं उनको लिए हज की सब्सिडी प्रदान की जाती है। अमरनाथ की जो यात्रा करते हैं उन तीर्थयात्रियों के लिए देखोगे कि प्रशासनिक सहायता प्रदान किया जाता है। सिख जो हैं उनको भी अपने गुरुद्वारा का विजिट करने के लिए, अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ आपने नानक साहब से लेकर के पाकिस्तान में जो गुरुद्वारा दरबार साहब था उनके लिए भी एक कॉरिडोर की बात की गई। तो इस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह से भारत ने धर्मनिरपेक्षता को रियलिटी में लागू भी किया है। एक चीज़ और कि भारतीय राष्ट्र जो है वो धार्मिक अत्याचार का विरोध करने के लिए धर्म के साथ नकारात्मक रूप से संलग्न हो सकता है, पॉजिटिव वे में नहीं, नकारात्मक रूप से। मेरी बात समझ में आ रही है? भारतीय संविधान सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने लिए जो वो शिक्षण संस्थान चलाते हैं उसके लिए अधिकार देता है, राज्य से उसको लिए सहायता मिलती है। एक तरह से भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो सांस्कृतिक बंधनों का एक सामाजिक दर्शन है, वो एक सामाजिक दर्शन का काम करता है। और यहीं पे कहा जाए इस क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में यही था कि किस तरह से फ्रांस भी भारत के धर्मनिरपेक्षता से कुछ सीख ले सकता है, क्योंकि उस समय सिखों के खिलाफ जो मुस्लिम हैं उनके खिलाफ उनके वेशभूषा को लेकर के कितने सिख को इसलिए मार दिया गया कि उनकी भी दाढ़ी होती थी, तो लोग उसे भी समझते हैं कि वो मुस्लिम हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। तो इस तरह का एक आइडेंटिटी की भी लड़ाई चलती है, नस्लभेदवाद भी चलता है। तो इसी को कंटेक्स्ट में रख करके 2019 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस को क्या सीखना था। इस सवाल का डिस्कशन मैंने किया, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। काफ़ी बच्चों ने किया था और एक सही डायरेक्शन में वो जा भी रहे थे, लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये थी कि वहाँ पे जिन्होंने आंसर लिखा था उन्होंने ना फ्रांस से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो कुछ चीज़ें ली गई उसको भी डिस्कस कर दिया, साथ में धर्मनिरपेक्षता की पूरी धर्मनिरपेक्षता को एक तरह से एस्से की टाइप की कोशिश किया उन्होंने लिखने का। जबकि ये कह रहा है कि देखो क्वेश्चन जब भी जीएस का पूछा गया है ये उस समय कुछ ना कुछ घटना घटी हैं, उसके मद्देनजर रख करके ये क्वेश्चन दिया गया। अब देखो 7वां नंबर क्वेश्चन, ये यूपीएससी में 2016 में फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जनरली आपको बात करना था 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था 1935, उसके कॉन्टेक्स्ट में इस सवाल का जवाब आपको लिखने थे। अब देखिए करना क्या है और इस जवाब को कैसे लिखते हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रो टाइप का आपको दे रहा हूँ, बाकी इसका रिटेन आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे तुम कह सकते थे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, 1935 है, इसके बारे में तुम कह सकते हो कि इसने एक फेडरल फ्रेमवर्क देने की कोशिश की है सरकार ने। इसके कुछ फीचर्स को आपको यहाँ पे डिस्कस करना था, जैसे कोई विशेषताएं हैं, कोई फीचर्स हैं, उसको आप यहाँ पे दे सकते थे। जैसे इन्होंने डिवाइड किया सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट था उसको डिवाइड किया सेंटर एंड स्टेट में, यूनिट में, ठीक है। फेडरल लिस्ट लेकर के आए जिसमें सब्जेक्ट था फेडरल ओवर द लेजिस्लेचर। उसके बाद देखोगे एक्सटर्नल अफेयर की बात हुई, मिलिट्री की बात हुई, करेंसी की बात हुई। फिर प्रोविडेंशियल लिस्ट लेकर के आए जिसमें वैसे सारे सब्जेक्ट दिए गए जो लेजिस्लेचर को पावर देता था, जैसे लाइक एजुकेशन। कंकरेंट लिस्ट में वैसे विषयों को लाया गया जो दोनों में था, बोथ था लेजिस्लेचर। इस तरह से आप देखोगे कि इन्होंने ये प्रोविजंस दिया। एक चीज़ और था कि आप देखते हो कि फेडरल जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी भी फॉर्मेशन की बात हुई यहाँ पे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बात हुई, प्रोविडेंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हुई। तो एक तरह से फेडरल लेजिस्लेचर जो है वो क्या होता था, वो एक तरह हाउस ऑफ असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट के सेंटर में होता था। इस तरह से आप इसके जो 1935 के जो अधिनियम थे, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के जो भी प्रोविजंस थे उसको यहाँ पे डिस्कस करना था। फेडरल बैंक की कंसेप्ट इसी में लाई गई थी। ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देखोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस सवाल के जवाब लिखना था। और लास्ट में कंक्लूजन में ये लिख सकते थे कि फेडरल लेजिस्लेचर जो है वो सॉवरिन लेजिस्लेशन नहीं था, क्योंकि गवर्नर जनरल वो थे, उसके पास वीटो पावर थी,
कोई भी बिल यदि आती तो उस पर गवर्नर जनरल अपना वीटो पावर का यूज़ कर सकता था। इसलिए कह सकते हो कि फेडरल शब्दों में तो फेडरल था, लेकिन स्पिरिट में ये फेडरल नहीं था। इस तरह से इस कंसेप्ट को आपको मेंशन करके इस सवाल के जवाब लिखने थे। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप लिखिए। यदि दोबारा लिखना चाहते तो आप लिखिए, जो मैंने आपको बताया ये पॉइंट्स, उस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए। और इसके रिटेन आंसर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में जाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से आंसर देख सकते हैं। अब जो आज का जो सेशन है फ्रेंड्स, उस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ 10 जून को लेकर के कि भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को क्या पढ़ना है और क्या क्या इसके डिटेल्स करने और कहाँ से पढ़ने, इसके डायमेंशंस क्या होंगे, और साथ में आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। आज जो 2 क्वेश्चंस फिर मैंने पिक किया है, एक क्वेश्चन ये है आपका 2016 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, जिसमें प्रस्तावना से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो उद्देशिका है हमारा, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रस्तावना, कहता है कि प्रस्तावना जो है आपका वो शब्द जो गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए, क्या वर्तमान परिस्थितियों में ये प्रतिरचनीय है। इट मीन्स डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल में रिपब्लिक शब्द के साथ जो भी एडजेक्टिव, जो विशेषण उसके साथ जोड़े गए हैं, उसकी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है और ये भी बताना है कि क्या ये प्रेजेंट सर्कमस्टांस में डिफेंडेबल है या नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी 2016 का ही है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है आपका जो कोहिलो केस था उसमें क्या अभिनिर्धारित किया गया था, और इस संदर्भ में क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्व का है। मीन्स कि कोहली केस को आपको बताना है, साथ में बताना है कि कैन यू से दैट जुडिशियल रिव्यू ऑफ द की इम्पोर्टेंस अमंग्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और इसको सवाल को आपको जवाब देना है। तो ध्यान में रखिएगा कि इस सवाल का जवाब आपको लिख करके आप मुझे टेलीग्राम चैनल में सेंड कर सकते हैं। प्रस्तावना से संबंधित है और आपका बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कोहिलो कोर्स के संदर्भ में दिया गया है। अब देखते हैं जो आज का मेरा वीडियोज़ है उसमें जिस टॉपिक में बात करूँगा वो टॉपिक बात होगा प्रियम्बल का, हमारे प्रस्तावना का। 2-3 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, ये याद रखना, प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद है कि कब अपनाया गया। ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया संविधान में प्रस्तावना, और 395 इसमें आर्टिकल थे, 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूचियाँ थी, और 395 395 आर्टिकल था। ध्यान में ये रखना है कि जब पूरा संविधान पहले लागू होता है प्रियम्बल, तो तुम्हारा लागू कहा जाता है कि पूरा संविधान पहले से लागू होने के बाद प्रस्तावना लागू कर दी गई। प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 को उस तारीख के रूप में उल्लेखित किया गया जिस पर संविधान ने प्रस्तावना को अपनाया था। खास करके एक चीज़ याद रखना कि जो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं उसके पीछे कोई ऐतिहासिक महत्व है। कारण यह है कि 1930 में 26 जनवरी के दिन ही पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की बात हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लाहौर सत्र था, लाहौर सेशन में दिसंबर 1929 में एक संकल्प के द्वारा पारित किया गया था। इसी को ध्यान में रख करके 26 जनवरी 1950 से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते थे। यहाँ पे 2-3 पॉइंट याद रखना। पहला कि कब किस डेट में लागू हुई, जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल आया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था उस समय 395 आर्टिकल थे। ये क्वेश्चन बेसिक्स में पूछे जाते हैं कि जब लागू हुआ था उस समय कितने आर्टिकल थे। अभी 400 से एबव क्रॉस कर चुका है, तो अभी का ध्यान रखना और स्टार्टिंग का याद रखना है। लेकिन स्टार्टिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पूछा जाएगा कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में कितने आर्टिकल थे और कितने शेड्यूल्स थे, कितने अनुसूची थी। एक फिगर है यहाँ पे, एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो साइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, जो पास होता है 24 जनवरी 1950 को। एक ग्रुपिंग मेंबर फोटो, ये फोटो मैंने MOES.gov.in पे आप जाएंगे तो यहाँ से ये फोटो का सोर्स आपको मिल जाएगा। अब देखो जो टॉपिक पढ़ना है उसमें क्या क्या देखना है, खास करके आज के सेशन में 2 चीज़ समझना। एक तो पहली बात यह है कि संविधान और संविधानवाद में के मध्य क्या अंतर है। जब ये अंतर पढ़ोगे उसमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, जैसे लिखित संविधान क्या होता है, संसदीय लोकतंत्र से क्या समझते हैं, विधि का शासन क्या होता है, मूल अधिकार को समझना है, शक्तियों के पृथक्करण और नियंत्रण पर संतुलन से आप क्या समझते हैं, लचीला संविधान या अपरिवर्तनीय आधारभूत ढांचा क्या है, सरकार का संघीय स्वरूप से क्या समझो, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा। देखो मैंने ये पॉइंट अंडरलाइन इसलिए किया है कि जब पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधानवाद का
उदाहरण है, इसमें कौन कौन सा चीज़ें शामिल होता है। तो याद रखना कि सारे पॉइंट संविधानवाद में शामिल होता है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस मिल सकता है, इसमें से हो सकता है 2-3 दे दे, पूछे आपसे कि भारतीय संविधानवाद जो है उसमें निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, इस चीज़ की आप बात करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं समझ में आया? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संविधानवाद के बारे में पूछा जा सकता है कि संविधानवाद में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, लिखित संविधान, संसदीय लोकतंत्र, विधि का शासन, मूल अधिकार, शक्तियों के पृथक्करण, नियंत्रण पर संतुलन, तो ये सब चीज़ें ना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये सब चीज़ें संविधानवाद में इंक्लूडेड होती हैं। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ में आ गई? ध्यान रखना है कि जब भी आप, मैंने जो रिसोर्स आपको बताया था, पहला तो आपको लक्ष्मीकांत पे जाना है, लक्ष्मीकांत में जाना है, वो बुक ही पढ़नी है। आप इधर उधर ज़्यादा दिमाग मत लगाना, वहाँ से ज़्यादा थोड़ा सा सोचना है तो थोड़ा आप देख लेना। यदि आपको थोड़ा बेसिक्स ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो जो 11th क्लास की जो बुक है सिद्धांत एवं व्यवहार, आपको मैं बता दूं कि ये वाली बुक जो है आपको दिख जाएगा मार्केट में लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो PDF भी आपको इसकी मिल जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आप वहाँ से इस PDF भी लेकर के इस बुक को पढ़ सकते हो। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, यहाँ पे बेसिक्स के लिए आपको मिल जाएंगे। बाकी जो इंडियन पॉलिटी की बुक है वो आप वहाँ से पढ़ोगे। मैंने जो बताया था कि आप PRSindia.org पे जाएंगे, जिसमें जो अधिनियम बन गए हैं उसके बारे में आपको एक समरी रिपोर्ट मिलेगा। और डिटेल में यदि आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना चाहते हो, राज्यसभा के बारे में पढ़ना चाहते हो, लोकसभा के बारे में पढ़ना चाहते हो, ये करेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होगा, खास करके भारतीय संसद के तहत, जिसमें आप जाओगे parliamentofindia.nic.in, तो यहाँ पे जाओगे तो हिंदी में मिलेगा। सबसे अच्छी बात ये है कि आप यहाँ हिंदी में जा करके कंटेंट्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे जो टॉपिक इसमें कवर करना है आप लोगों को, वो टॉपिक ये कवर करना है, मैंने बात करूँगा आपका प्रस्तावना से लेकर के प्रियम्बल को लेकर के, तो कि प्रियम्बल में क्या क्या पार्ट्स आती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। देखो, संविधान पढ़ने का एक ना तरीका होता है, हाउ टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके पास जो संविधान की बुक है उसमें कुछ शब्द होते हैं, उस शब्द को आपको समझना होता है। यदि आप उस शब्द को नहीं समझोगे और डायरेक्ट यदि आप पढ़ रहे हो पॉलिटी की बुक, तो कुछ चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न होगी। अब वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे इसको आप पढ़ेंगे। ध्यान रखना कि जब आपसे कोई पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यदि मैं बात करूँ आपको कि पूछा जाए आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक तरह से ये क्या है, दस्तावेज़ है। ये क्या है, एक तरह से दस्तावेज़ है। दस्तावेज़ है, किस चीज़ का दस्तावेज है? तो ये कहता है कि शासन संचालन करने का, शासन को संचालन कैसे करोगे उसका है। एक सर्वोच्च कानून है ये, ठीक। इसमें एक तरह से कह सकते हो कि जो शक्ति है शक्ति का मानचित्रण कह सकते हो। कैसे मानचित्रण कर सकते हो वो देखो, 2 पार्ट होता है। पहला होता है, एक तरफ होते हैं सरकार और दूसरे तरफ होते हैं पदाधिकारी। तो पदाधिकारी की जो शक्तियाँ होंगी, जो सरकार की शक्तियाँ होंगी, वो भी आपको इसमें मिलेगा आपको शक्तियों के मानचित्र में। दूसरा, जनता के अधिकार। संविधान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें सिर्फ कानून की बात ही थोड़े ना की गई है, आपके अधिकार क्या हैं, जनता के क्या अधिकार हैं, उस अधिकारों की भी तो बात की गई है ना, कि हाँ आपके पास कौन कौन सा राइट्स हैं, आपके कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, और साथ में आगे बताई गई कि आपकी ड्यूटीज़ भी कुछ हैं। समझ में आ रही बात? जैसे आप देखते हो आर्टिकल 19 हो गया, व्यवसाय की स्वतंत्रता भी कह सकते हो, उसमें राइट टू स्पीक क्या स्वतंत्रता है। आर्टिकल 51 देख लो, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा न देने का है। आपको याद होगा UPSC में ऑलरेडी क्वेश्चन आया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति का जो बढ़ावा न देने के लिए कौन से आर्टिकल में है या DPSP में, उसकी बात करना था। आर्टिकल 16 आपको कहता है कि समानता का अधिकार, आर्टिकल 16 को देख लो, समानता का अधिकार। आर्टिकल 17 की बात करूं तो ये आपको अस्पृश्यता, जो छुआछूत की बात करता है, उसको एक दंडनीय अपराध मानता है। वहीं आप आर्टिकल 21A को देखो, यह कहता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको शिक्षा का अधिकार राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ध्यान रखना कि संविधान जो होता है वो नियमों और विधियों का संकलन है। संविधान क्या है? संविधान नियमों और विधियों का संकलन है, जिसके आधार पर किसी देश का क्या होता है, शासन चलाया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखो, कुछ लोगों को तो सबसे पहली बात है कि संविधान पढ़े कैसे, कि कितने लोगों को पता नहीं है। और आज को मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, हिंदी में
पढ़ रहे हो यदि कॉन्स्टिट्यूशन, तो ध्यान रखना कि संविधान पढ़ने का एक तरीका भी है, हाउ टू रीड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पढ़ने के तरीके। संविधान को कैसे पढ़ोगे? सबसे पहला होता है भाग, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं पार्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक प्रकार की जो चीज़ें होंगी उसको एक जगह रखा जाएगा। एक जगह क्या करेगा? उसको एक जगह रखा जाएगा। तो लगभग कितने हैं? 25 पार्ट हैं हमारे, 25 भाग हैं। जैसे आप देखते हो कि फंडामेंटल राइट जो है आपका, वो किसमें है? भाग 3 में। ठीक। केंद्र का शासन की जब मैं बात करूं, केंद्र की शासन की बात करूं, तो ये भाग 5 में है। उसी तरह से नागरिकता की बात करोगे तो नागरिकता तुम्हारा पार्ट 2 में है। जब भाग से नीचे हम आते हैं तब ये बदता होता है अध्याय में। अध्याय जैसे मान लो बड़ा है भाग, ये पूरा का पूरा बड़ा वाला जो गोला है यह है भाग का कितना पार्ट है, और उसमें एक पार्ट है तुम्हारा, 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, तो ये तुम्हारे हो गए अध्याय। ये भी अध्याय हो गया। जैसे आप देखोगे कि भाग 5 जो है वो केंद्र के शासन की बात करता है, उसमें अध्याय 1 जो है वो कार्यपालिका से संबंधित है, अध्याय जो 2 है वो संसद से संबंधित है। मान लो भाग 5 की मैं बात करूं तो भाग 5 क्या कहता है? केंद्र का शासन। और केंद्र के शासन में कौन कौन आएगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। तो ये जो अध्याय 1 इसमें है उसमें बात करेगा कार्यपालिका की बात करेगा। अध्याय जो 2 होगा उसमें संसद की बात करेगा। इस तरह से देखोगे कि संविधान के पढ़ने का तरीका है, सबसे पहले भाग देखो, फिर उसमें अध्याय देखो। ठीक है। अब देखिए, कुछ लोगों से आपने सुना होगा, जैसे कहते हैं कि एक होता है आर्टिकल। तो आर्टिकल को इंग्लिश में तो आर्टिकल कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद। अब यहाँ पे देखना, कहीं पे आर्टिकल लिखा रहेगा और कहीं पे धारा लिखा रहेगा। धारा हो गया सेक्शन। देखो दोनों चीज़ें, अब तुम आर्टिकल 370 कहो और धारा 370 कहो, तो दोनों में ना डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है। ये बात को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल का मतलब हो गया कि अनुच्छेद है, और धारा जो होती है, धारा उसके लिए होती है जो संसद के कानून में पाई जाती है। जो संसद जो कानून बनाती है उसमें धारा आती है। ठीक है, संसद के कानून में। जैसे मैं बात करूं धारा 377 की बात करूं, फिर मैं बात करूं अनुच्छेद 377, ये दोनों ना डिफरेंट हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशंस में जो आर्टिकल है उसकी बात कर रहा है, और ये संविधान के द्वारा, संसद के द्वारा बनाए गए कानून की बात कर रहा है धारा 377। तो संसद जो कानून बनाती है उसमें जो प्रोविजंस होते हैं उसको धारा कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सेक्शन और आर्टिकल में डिफरेंस है। अब एक चीज़ और ध्यान से देखो, कहीं पे लिखा रहता है आर्टिकल 39, ठीक, और फिर लिखा रहेगा आर्टिकल 39A। अब इसको क्या पढ़ोगे? कुछ लोग कहेंगे कि आर्टिकल 39A पढ़ देंगे। देखो ये 39A नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक जगह लिखा हुआ है कि आर्टिकल 39A, और अब इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे 39 क्लाउज A। इसको क्या पढ़ेंगे? क्लाउज। इसको हम पढ़ेंगे आर्टिकल 39 क्लाउज 1। ठीक है, और ये 39(1) है जो 19 से क्या है? इंडिपेंडेंट है 1, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लाउजेज हैं। इस तरह से याद रखना। जब इसको पढ़ना होगा तो इसको सीधे पढ़ोगे 39A। अब समझ में आ रही है? यदि 39A इस टाइप से लिखा हुआ है और यदि 39A इस टाइप से लिखा हुआ, तो दोनों का पढ़ने का तरीका अलग है। इसको पढ़ेंगे 39 क्लाउज A, जैसे आर्टिकल 19 क्लाउज 1, इस तरह से। और इसको क्लाउज को जो फ्रेंड्स है ना, जो क्लाउज होता है उसको हिंदी में परंतुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परंतुक बोलेंगे इसको। थोड़ा मैं साफ से लिख दे रहा हूँ, इसको बोलेंगे परंतुक। जब भी आएगा तो तुम कह सकते हो, जैसे लिखा रहेगा आर्टिकल 39 परंतुक 1, परंतुक 2, परंतुक 3,
इस तरह से इसको परंतुक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्लाउज और हिंदी में इसको परंतुक बोलेंगे। लेकिन एक चीज़ और हो सकता है कहीं पे ये लिखा रहेगा आर्टिकल 19 क्लाउज 1 और सब क्लाउज ए। इसको कैसे पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे अनुच्छेद 19 परंतुक व 1 सब परंतुक ए। सब परंतुक मतलब सब क्लाउज। तो इस तरह से जब भी आर्टिकल वगैरह पढ़ो, अभी पढ़ोगे तो लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ोगे तो इस तरह से चीज़ें मिलेंगी। तो वहाँ ऐसे नहीं बोलना 19(1)(a), ऐसे नहीं पढ़ना है। पढ़ना है आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए, ऐसे पढ़ना है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो शेड्यूल की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया शेड्यूल, तो शेड्यूल का मतलब क्या होता है उसको भी समझ लो। अब देखते हैं, एक शब्द होता है अनुसूची। तो अनुसूची का मतलब क्या है? देखो, जो अनुसूची होता है ना, ये अनुसूची जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं शेड्यूल। देखो, किसी अनुच्छेद की व्याख्या जिससे होती है उसे अनुसूची कहते हैं। तुमसे पूछा जा सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि बताओ अनुसूची क्या है, तो तुम बोलोगे अनुसूची 1 अनुसूची 2। नहीं, अनुसूची 1 अनुसूची 2 नहीं बताना है। अनुसूची पूछ रहा है कि अनुसूची क्या होता है, तो तुम बोलोगे कि किसी अनुच्छेद का व्याख्या जिससे होती है उसे अनुसूची कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अनुसूची कहते हैं। यह डिफिनीशन हो गया। जैसे मान लो आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 क्या है? राज्यों का संघ है। अब बताओ, आर्टिकल 1 कहता है कि राज्यों का संघ। आर्टिकल 246 क्या कहता है? आर्टिकल 246 की मैं बात करूं, ये क्या कहता है? कहता है कि संघ सूची के विषय पे और राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है। कानून बनाने की बात कर रहा है। अब बताओ, आर्टिकल 246 की यदि हम एक्सप्लेनेशन देखें, यदि हम इसकी व्याख्या को देखें, तो व्याख्या कहाँ मिलेगी हमको? 7वीं अनुसूची में। समझ में आ रही बात? इस तरह से अनुसूची जो होती है जिससे किसी अनुच्छेद की व्याख्या हो, उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे अनुसूची कहते हैं। इस फ्रेंड बात समझ में आ गई? अब देखिए, कुछ और पॉइंट मैं आपको इम्पोर्टेंट डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे 2-4 शब्दों से आपको बहुत मतलब फेस टू फेस हो गए, जिसमें से एक शब्द है, उस शब्द का नाम है संवैधानिक। एक शब्द होता है संवैधानिक। दूसरा शब्द होता है असंवैधानिक। तीसरा शब्द होता है गैर संवैधानिक। और एक चौथा शब्द होता है सांविधिक। चौथा होता है सांविधिक। अभी चारों शब्दों में हो सकता है आपने पहले से पढ़ा होगा, तो वीडियोस को पॉज कर लो और सोचो कि संवैधानिक का मतलब क्या है, असंवैधानिक का मतलब क्या है, गैर असंवैधानिक का मतलब क्या है, और सांविधिक का मतलब क्या है। ये चारों शब्द हैं और चारों शब्द में बहुत सिमिलरिटी है। और लोग यहाँ पे ना क्लियर ही नहीं होता, लोगों का कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन आज आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए, संवैधानिक कहा जाता है कि ऐसी संस्थाएं, ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनका संविधान में उल्लेख है। गेटिंग माय पॉइंट? संविधान में जिसका उल्लेख है वो क्या हो गया? संवैधानिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया आर्टिकल 280 कहता है, वित्त आयोग की बात करता है और वित्त आयोग का उल्लेख संविधान में है, इसलिए यह संवैधानिक है। दूसरा शब्द है असंवैधानिक जो संविधान के विरुद्ध हो। अब इसका उल्लेख थोड़े ना होगा, बात समझ में आ रही? जो संविधान के विरुद्ध है। अब संविधान ने कहा कि हम किसी को जात पात धर्म के नाम पे छुआछूत नहीं रखेंगे, और आप वो काम यदि करते हो ऐसा, तो संविधान के विरुद्ध हुआ ना। समझ में आएगा? असंवैधानिक का मतलब जो संविधान के विरुद्ध है। एक शब्द है गैर संवैधानिक, या इसको एक और शब्द यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं संविधानेतर भी इसको कहते हैं, या गैर संवैधानिक भी बोलते हैं। देखो, इनका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान के विरुद्ध भी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान से समझिएगा, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान के विरुद्ध भी नहीं है। जैसे योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था,
प्लानिंग कमीशन का कहीं पे भी उल्लेख संविधान में नहीं था, लेकिन वो संविधान का जो नेचर है, संविधान का जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, उसके विरुद्ध वो नहीं था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ध्यान में रखना है कि जिसका उल्लेख संविधान में तो नहीं है, लेकिन वो संविधान के विरुद्ध भी नहीं है। जैसे नीति आयोग का कहीं तो उल्लेख तो नहीं है संविधान में, लेकिन संविधान वो है तो, लेकिन वो गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक उसको हम नहीं कर सकते हैं। या राष्ट्रीय विकास परिषद की मैं बात कर दूँ, NDC की बात करूँ, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन की बात करूँ, तो याद रखना कि जो ये परिषद है राष्ट्रीय विकास परिषद, तो ये क्या करेगी, ये भी, इसका भी उल्लेख तो संविधान में नहीं है, लेकिन ये संविधान के विरुद्ध भी नहीं है, संविधान के नेचर के खिलाफ, संविधान के एम के खिलाफ, उद्देश्यों के खिलाफ तो ये काम करती नहीं है। एक होता है सांविधिक। सांविधिक क्या होता है? देखो, ऐसी संस्थाएं जिसका निर्माण संसद के अधिनियम द्वारा, ऐसी संस्थाएं जिसका निर्माण संसद के अधिनियम के द्वारा, अधिनियम के द्वारा या कानून के द्वारा किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, मानवाधिकार आयोग, ये सारे के सारे सांविधिक हो गए। तब आपको समझ में आ गया होगा कि संवैधानिक उसको बोलेंगे जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, उसको हम बोलते हैं संवैधानिक। जो संविधान के विरुद्ध होगा वो असंवैधानिक। गैर संवैधानिक या संविधानेतर वैसे को कहते हैं जो संविधान में जिसका उल्लेख तो नहीं है, लेकिन संविधान के विरुद्ध भी नहीं है। सांविधिक वैसी संस्था, वैसे इंस्टीट्यूशन जिसका निर्माण संसद के अधिनियम के द्वारा, संसद के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा बनाया जाता है, तो वैसे को कहते हैं सांविधिक। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो ये सारे जो हो गए आपके, ये हो गए सांविधिक। एक चीज़ याद रखना कि जितने, एक क्वेश्चन में यहाँ पे एक हाईलाइट और कर दे रहा हूँ, सारे जो संविधानेतर होंगे, सारे संविधानेतर जो होंगे सांविधिक नहीं होते, सांविधिक नहीं होते, लेकिन सारे सांविधिक संविधानेतर हो सकते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा समझो। कह रहा है कि जितने भी संविधानेतर है, जो भी संविधानेतर होंगे ना, ये कोई जरूरी नहीं होगा कि वो सांविधिक होगा, वो किसी कानून के द्वारा ही बनाया जा सके, ठीक है। लेकिन जितने भी संविधानेतर सांविधिक होंगे वो संविधानेतर हो सकते हैं। मतलब जितने भी सांविधिक होंगे वो तो संविधानेतर गैर संवैधानिक हो सकते हैं, लेकिन जो भी संविधान सारे के सारे कोई जरूरी नहीं है वो सांविधिक होंगे। तो ये चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको बताया कि कैसे आप इसको पॉलिटी को जब स्टार्ट करते हो, खास करके जो नए बच्चे, उनके कमेंट्स आ रहे थे मुझे टेलीग्राम पे, वो मुझे पूछा जाता था कि सर इसको पढ़े तो कैसे पढ़े। अब आपने तो बोल दिया कि लक्ष्मीकांत की बुक ले लो, वहाँ से पढ़ो। जो बच्चे कोचिंग नहीं कर रहे हैं, जो घर से बैठ करके तैयारी करें, खास करके जो लॉकडाउन के कारण भी बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बच्चों को मैंने कोशिश ये होती है कि मैं उनको अच्छे से गाइड कर पाऊँ। और जो बच्चे पढ़ रखे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पहले पढ़ा, तो मैं उनको और भी उनके कंटेंट को, उनके नॉलेज को इन्हेंस करने में मदद कर सकूं, ऐसा मेरी सोच है और ऐसा मैं कोशिश बार बार करता रहता हूं। और खास करके आप देख भी रहे होंगे कि जिस तरह के वीडियोस में अपलोड कर रहा हूं या जिस तरह के वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ, एकदम टू द पॉइंट होती है और जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये वीडियोज़ बनाई जाती है। तो इस तरह से आप बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है कि किस तरह से आपको संविधान के कुछ टर्मिनोलॉजी है छोटे छोटे, जैसे संवैधानिक, असंवैधानिक, गैर संविधानिक, तो ये सब ना तुम्हें आएंगे बार बार। मेंस के जो क्वेश्चंस देखोगे उसमें भी पढ़ने के लिए मिलेगा, कहीं पे कोई न्यूज़ वगैरह पढ़ोगे वहाँ पे भी ये सब तुम्हें मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो इन सब शब्दों को सीखना है, कैसे जानना है। अब कहीं भी सांविधिक पूछा जाएगा तो तुम कन्फ्यूज़ नहीं होगी, सांविधिक क्या हो गया, कभी पूछेगा संवैधानिक क्या है, ये सब चीज़ों में दिक्कत नहीं होगा। अनुच्छेद क्या होता है उसमें दिक्कत नहीं होगा, अनुसूची क्या है उसमें भी अब आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, जैसे कहता है 19(1), 19(a), ऐसा नहीं होता है। क्लाउज 9, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए कह सकते हो। अनुच्छेद 19 परंतु 1 सब उप परंतु ए। तो इस तरह से पढ़ने का भी एक तरीका होता है। इस तरह से आप देखना, आप अपने
क्लासमेट्स हों, जो फॉलोअप फ्रेंड हों आपको, उनसे भी इस चीज़ को डिस्कस करना। तो बहुत सारी चीज़ें आपको नई यहाँ पे लगेंगी जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए। बाकी तो सबको आप लोगों को पता है ही। अब देखो कुछ केस हैं यहाँ पे प्रस्तावना को लेकर के मैं आपसे बात करूँगा, क्योंकि प्रस्तावना क्यों इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था 2016 में 2 क्वेश्चन थे प्रस्तावना पे, जिसकी मैंने बात अभी आपके साथ की भी, कि आपको वो दोनों क्वेश्चंस के जवाब आप मुझे टेलीग्राम चैनल्स पे लिख करके सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज जब अगली बार जब हम वीडियो उस पर ले करके हम आएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे भी कि इसके आंसर्स कैसे लिखना है। देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रिटेन आंसर वीडियोज़ में नहीं दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, पूरे आंसर को लिखने में समय लगता है। इसलिए आप यदि चाहते हैं कि नहीं वो क्वेश्चंस का जवाब मुझे रिटेन में अवेलेबल हो जाए, और ख़ास करके हिंदी में, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल्स पे आप फॉलो अप कर सकते हो, वहाँ पे भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते। चलिए देखते हैं आप प्रस्तावना को थोड़ा। प्रस्तावना में ध्यान यह रखना है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान के लिए एक भूमिका का तरह है, भूमिका का काम करता है। कैसे? जो संविधान की जो मूलभूत बातें हैं, उसके जो उद्देश्य हैं, उसके जो आदर्श हैं, उसके जो संविधान के जो लागू होने की जो तिथि है, इसका भी उल्लेख आपको संविधान प्रस्तावना में मिलेगा। आपको ध्यान में होगा कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया जाता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा इसे स्वीकृत करती है, और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो हमारा उद्देशिका, हमारा प्रियम्बल बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पॉइंट में कुछ बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा कॉपी पे भी नोट कर लेना। यूएसए जो है उससे कहा जाता है प्रस्तावना की देन माना जाता है, कि हमारा प्रस्तावना का देन किससे? यूएसए से। दूसरा शब्द ये ध्यान रखना है कि यदि पूछा जाए कि इंडिविजुअल किसका योगदान है, तो जवाहरलाल नेहरू का। जो प्रस्तावना की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज लाया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान रखिएगा इस बात को, ऑस्ट्रेलिया से इसका लैंग्वेज लाया गया। दूसरा, इससे यहाँ पे सवाल तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना की भाषा कैसी है, तो ऑस्ट्रेलिया बताना। ये पूछा जाए कि किस देश का प्रभाव है प्रस्तावना के भाषा पे, तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखोगे कि ये जो आपका प्रस्तावना है, इसके जो मूलभूत बातें हैं, खास करके आप देखना, इसमें 3 मूलभूत बातें हैं। पहला यह कि सत्ता का स्रोत की बात करता है ये। दूसरा, यह बात करता है सत्ता के स्वरूप का। दूसरा बात करता है सत्ता के स्वरूप का। तीसरा, यह बात करता है सत्ता का उद्देश्य कैसा हो, वो सत्ता के उद्देश्य का बात करता है। तो सत्ता का जो स्रोत की बात करता है, उसमें क्या क्या बात करता है वो देखो। ये समानता की बात कर रहा है, ठीक, ये लोक प्रभुता की बात कर रहा है। कैसे? जैसे कहता है ना, हम भारत के लोग, इसी तरह से हिंदी में क्या है, हम भारत के लोग डैश अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं, ऐसा स्टेटमेंट के साथ एंडिंग करते हैं। अब देखो, अधिनियमित का मतलब क्या होगा? लागू करना। आत्मार्पित का मतलब देश को सौंपना। ठीक है, यहाँ पे एक बातचीत होती है, एक पर्सन है जिनका नाम है केसी व्हीलर। केसी व्हीलर कहते हैं कि लोक संप्रभुता की संकल्पना को केवल शब्द मात्र माना है। यहाँ पे हो सकता है कभी कभी स्टेटमेंट आपको मिलेगा, जब आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेंगे ना, वहाँ पे ये स्टेटमेंट मिलेगा कि केसी व्हीलर का क्या स्टेटमेंट था प्रस्तावना को लेकर के। तो ये सिर्फ कहा गया कि लोक की मत की जो बात किया गया है सिर्फ शब्दों के मात्र का है। केसी व्हीलर का तर्क यह था, इन्होंने कहा कि जो संविधान सभा थी, इन्होंने कहा कि जो संविधान सभा थी उसमें देखोगे कि प्रांतीय विधानमंडल से 2 तरह से लोग चुने जाते हैं। एक संपत्ति के आधार पर चुने जाते हैं और दूसरा शिक्षा के आधार पर चुने जाते हैं। तो उनका ये तर्क था कि ये पूर्ण रूप से हर लोगों का तो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं, लेकिन इसके बाद के खंडन में तुम कुछ तर्क दे सकते हो। केसी व्हीलर का जो तर्क है उसके खंडन में तुमसे मान लो कहीं क्रॉस क्वेश्चन किया जाए, काउंटर क्वेश्चन किया जाए, तो तुम कह सकते हो
कि 1951 में जो चुनाव हुए थे वो तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार हुआ था। उसमें संविधान सभा के लगभग 90% लोग जो थे वो भारी बहुमत से चुने जाते हैं। दूसरा, जो प्रांतीय विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य थे वो लोकप्रिय रहे होंगे, तभी तो चुनाने का कारण क्या था, वो लोकप्रिय होंगे। और यदि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का भी प्रयोग होता तो वही चुने जाते। ऐसा कह के आप केसी व्हीलर के तर्क को यहाँ पे खंडन कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिए 2-3 पॉइंट और याद रखना है प्रियम्बल से संबंधित। उसमें कुछ शब्द हैं, जैसे जब बात करें सत्ता का स्वरूप का, तो सत्ता के जो स्वरूप की मैं बात करें तो इसमें कुछ शब्द है, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये शब्द है ना, पढ़ा होगा आपने। दूसरा शब्द देखोगे समाजवादी, समाजवादी। तीसरा शब्द आप देखोगे पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इसको सीक्वेंस में थोड़ा सा याद करना, ठीक है। हो सकता है कभी एग्जाम में आ जाए, स्टेट पीसीएस में तो पूछा ही जाता है, तो हो सकता है तो याद रखने के लिए याद रखना। सबसे पहले सीक्वेंस में तो संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो इसके लिए कीवर्ड दे रहा हूँ, मेमोनिक कोड दे रहा हूँ आपको। सपलंग, सपलंग, ये कीवर्ड स से संपूर्ण प्रभु संपन्न, स से समाजवादी, प से पंथ निरपेक्ष, ल से लोकतांत्रिक और ग से गणराज्य। तो ये मेमोनिक कोड आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो एक एक शब्द को मैं छोटे छोटे लाइन में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत में बुक को बहुत अच्छे से लिखी गई है, उसको आप बढ़िया से पढ़ना। बस थोड़ा थोड़ा मैं आपको हेडिंग कर दूं ताकि आप जब वहाँ पढ़ो तो आपको नया शब्द न लगे। जब हम प्रभु संपन्न की में बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक, इंटरनल और बाह्य मामले, एक्सटर्नल अफेयर में स्वतंत्र निर्णय लेने का शक्ति रखता हो, उसको हम बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। बात समझ में आ गई? ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने का शक्ति रखता हो। समाजवादी, तो समाजवादी में जैसे कह सकते हो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखोगे समाजवाद का अर्थ क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद का बात है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शांतिपूर्ण साध्यों से, समाजवादी का, लोकतांत्रिक समाजवादी का बात करते हैं, लिख देते हैं थोड़ा आपके लिए, लोकतांत्रिक समाजवाद। जब लोकतांत्रिक समाजवाद, इसका उद्देश्य क्या है, शांतिपूर्ण साध्यों से आय तथा जीवन स्तर की असमानता को कम करना। ये हो गया हमारा समाजवाद का कॉन्टेक्स्ट, लोकतांत्रिक समाजवाद जिसको हम मानते हैं। मतलब कि जो मजदूर हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनका क्या करना, उनका कल्याण करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहला शब्द आपने देखा संपूर्ण प्रभु संपन्न। संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब कि ऐसा राष्ट्र जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी के प्रेशर में नहीं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद को हम मानते हैं, उसमें क्या है कि शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण साध्यों से आय तथा जीवन स्तर की जो असमानता है उसको कम करना है लोगों का, ठीक है। अब मार्क्सवाद की तरह नहीं कि भाई जो अमीर है उसे छीन करके बाकी में बांट दो। तो यहाँ तो आपको मिक्स इकोनॉमी दिखती है ना। आप एक तब मार्क्सवाद को भी लेके चल रहे हो, दूसरे गांधीयन फिलॉसफी को भी लेकर के चल रहे हो, पूंजीवाद भी यहाँ है, यहाँ समाजवाद में, ठीक है। तो कुछ चीज़ों पे राज्य का भी नियंत्रण है, राज्य प्लेयर का काम कर रही है। तो इस तरह से आप एक तरह से लोकतांत्रिक समाजवाद की बात समझते हैं।
ठीक है। दूसरा जो शब्द है वो है पंथ निरपेक्ष की। पंथ निरपेक्ष क्या है भाई? तो पंथ निरपेक्ष में मैंने पहले भी बहुत बार इस पे वीडियोज़ ऑलरेडी बना भी रखा है, फिर भी मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, स्टेट में कोई एक रिलीजन नहीं होगा, स्टेट विदाउट द रिलीजन, और सभी धर्मों के अनुयायियों को एक समान व्यवहार किया जाएगा, पंथ निरपेक्ष। मेरी बात समझ में आ गई? भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब बताइए, यदि मैं इस सवाल कहूँ कि लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, तो लोकतांत्रिक जो शब्द है आपका, लोकतांत्रिक की मैं बात करूँ तो लोकतांत्रिक जो शब्द है उसका अर्थ है जनता के लिए जनता का शासन, जनता के लिए जनता का शासन, इसको लोकतांत्रिक अर्थ समझ लो। अगला शब्द था गणराज्य। तो गणराज्य की बात करें तो गणराज्य से है कि एक ऐसा देश या एक ऐसा राज्य कह सकते हो जिसका प्रधान या जो उसका जो हेड है, हेड ऑफ द स्टेट है, जो प्रमुख है, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्टेड होना चाहिए, मतलब निर्वाचित होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए, वंश के अनुसार नहीं है। जैसे हमारा जो स्टेट ऑफ द हेड है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है हमारे, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं ना। मतलब कि ऐसा राष्ट्र, ऐसा गणराज्य का मतलब ये हुआ कि ऐसा देश जिसका जो स्टेट हेड है वो प्रत्यक्ष चुना जाए या अप्रत्यक्ष, लेकिन वो निर्वाचित होना चाहिए, उसका जो पद है वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बने ऐसा नहीं होगा, वो वंशानुगत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक थे जो प्रियम्बल के अंदर में आप देखोगे कि खास करके इन सब टॉपिक को थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, और आपने लक्ष्मीकांत में आप पढ़ेंगे भी आगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं और डिस्कस कर दूँ आपके साथ, कुछ केसेस हैं खास करके प्रियम्बल को ले करके, उस केस को थोड़ा हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि कुछ केस था कि संविधान में जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं है, उस पर सवाल आए हुए हैं। दूसरा कि कुछ जो केस है, जैसे बेरूबारी केस है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर था। आप देखोगे कि गोलकनाथ केस में केशवानंद भारती मामला, ये सब कुछ ऐसे केस हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावना के से संबंधित हैं, उसको आपको देखना है। तो सबसे पहला कुछ मुद्दे हैं, उस मुद्दे को समझ लीजिए कि प्रस्तावना से संबंधित क्या मुद्दे हैं। पहला तो सवाल ये उठता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, और दूसरा सवाल है क्या प्रस्तावना संशोधनीय है। मतलब क्या प्रस्तावना जो है क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है, दूसरा, और क्या यह संविधान का अंग है, संविधान का पार्ट है। देखो, जो बेरूबारी संघवाद मामला था 1960 में, बेरूबारी केस आया, उसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं होगा। ठीक है। उस समय जो जज थे उनका नाम था गजेंद्र गरकर, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माता के जो माइंड है, जो मस्तिष्क है, उसको समझने की कुंजी है, लेकिन यह संविधान का अंग नहीं है। तो बेरूबारी केस में क्या कहा गया कि आप इसमें संविधान में का भाग, मतलब आपको इसको संशोधन नहीं कर सकते। मतलब कि प्रस्तावना संविधान में निहित जो प्रयोजन है वो यह बताता है कि संविधान निर्माता के एक तरह से जो आइडिया था, जो उसकी विचार थे संविधान निर्माताओं की, जो उनका फ्यूचरिस्टिक व्यूज़ था, उसको समझने की कुंजी है। इसलिए यह कहा संविधान प्रस्तावना का भाग नहीं है, इसलिए आप इसमें संशोधन भी नहीं होगा। लेकिन जब केशवानंद भारती मामला आता है आपको 1973 में, उसने कहा कि इसमें यह भाग जो है मूल ढांचे का सिद्धांत यहाँ पे आता है और कहता है कि यह भाग है। मेरी बात समझिएगा, 1973 में जो केस आती है उसमें यह कहा जाता है केशवानंद भारती मामले में कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, और न्यायालय कहती है कि अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के तहत इसको संशोधन भी कर सकती है, लेकिन इसके जो मूल ढांचा है उसको संशोधन नहीं किया जाएगा।
अब एक नया बात यहाँ पे इन्होंने बोला केशवानंद भारती मामले में बेसिक जो ढांचा है, जो मूल ढांचे की बात की। अब ध्यान रखना है, एक केस था गोलकनाथ बाद 1967 में। इस केस में क्या था, इसमें कहा गया कि जो संविधान की जो भाषा है, जो क्या है, कहीं पे मान लो अस्पष्ट है, क्योंकि एक्चुअली उसमें जो संविधान सभा थी उसमें अधिकतर लोग तो वकील थे, तो जो लिखने का टर्मिनोलॉजी था तो वकीलों की लैंग्वेज थी। तो कहा जाता है कि जहाँ पे भी अस्पष्ट है, मतलब कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रस्तावना में और यदि वो समझने में अस्पष्ट है, संविधान की भाषा मान लो पूरे के पूरे संविधान है, और संविधान तो छोटी सी है ना, 395 मैंने आपको बताया, लेकिन मान लो किसी भी स्टेटमेंट को समझने में अस्पष्टता है या वहाँ पे संदिग्ध लगता है, तो उसके अर्थ को स्पष्ट करने में हमें प्रस्तावना की सहायता लिया जा सकता है। ये बात उसने कहा गोलकनाथ वाद में। तो ये डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से भी ये भी प्रस्तावना से संबंधित मुद्दा है। तो पहला मैंने आपको बताया बेरूबारी संघवाद 1960, दूसरा मैंने बोला गोलकनाथवाद, तीसरा मैंने बोला केशवानंद भारतीवाद जो केस था 1973 का। अब देखो एक केस आया, वो था रघुनाथ राव बनाम भारत संघ 1993 में। जो रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद था उसमें कहा, उच्चतम न्यायालय ने कुछ बातें कही, जैसे उसने कहा कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है। ध्यान रखिएगा, रघुनाथ राव बनाम भारत संघ में 1993 में कहा गया कि प्रस्तावना क्या शक्ति का स्रोत नहीं है। विधि की शक्ति का स्रोत जो है, जो अनुच्छेद ही दे सकता है। कोई भी कानून के लिए आपको कोई स्रोत है, वो आपका अनुच्छेद है। पहला स्टेटमेंट ये कहा, पहला क्या कहा कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है। दूसरा कहा कि प्रस्तावना विधानमंडल की जो शक्तियाँ हैं उस पर जो प्रतिबंध आरोपित करने का भी स्रोत नहीं है, ये स्टेटमेंट कहा। तीसरा कहा कि संविधान में जो संदिग्ध या जो स्टेटमेंट से दो अर्थ निकलते हैं, कोई ऐसा क्लाउज है या कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिससे दो अर्थ निकलते हैं, तो उसका अर्थ स्पष्ट करने में प्रस्तावना का उपयोग किया जाएगा, उपयोगी होगा। ये केस था रघुनाथ राव बनाम भारत संघ में। एक केस आता है एसआर बोम्मई वाद 1994। तो एसआर बोम्मई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है और सरकार का जो प्रजातांत्रिक स्वरूप है, मतलब जो उसका नेचर है प्रजातांत्रिक स्वरूप। दूसरी बात, जो संघीय संरचना है, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करता है, पंथ निरपेक्षता की बात करता है, समाजवादी स्वरूप की बात करता है, सामाजिक न्याय और न्यायिक पुनरावलोकन की भी बात करता है। इन सबको उसने कहा कि सारे के सारे जो मौलिक संरचना में हैं और मौलिक संरचना को आप स्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, उसको छेड़छाड़ नहीं। जैसे मैंने आपको बोला ना कि गोलकनाथ केस में, इसमें केशवानंद भारती में उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि नहीं, जो आपका प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, लेकिन प्रस्तावना में जो मूल निहित जो ढांचा है उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हो। और उसी संरचना की बात उन्होंने कहा कि तो बात होती है कि प्रस्तावना में जो अभिन्न अंग आपने बताया, तो जो मूल संरचना है उसमें क्या क्या है, तो उसने कहा कि प्रजातांत्रिक स्वरूप हो गया, संघीय संरचना हो गया, राष्ट्रीय एकता की बात कर ली, एकता और अखंडता की बात हो गई। तो इन सबको उन्होंने कहा ये सारे मौलिक संरचना में आते हैं। एक केस था 1995 में, 1995 में केस आया LIC ऑफ इंडिया बाद में। इसमें आप देखोगे उच्चतम न्यायालय ने फिर क्या कर दिया कि प्रस्तावना में संविधान का आंतरिक हिस्सा ही माना। तो इस तरह से ये सारे केस जो है फ्रेंड्स, ये आपके प्रियम्बल से संबंधित है और यहाँ पे UPSC में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं और आएंगे। हो सकता है इसमें से 2-3 केस आपको दे आप बोले कि इसमें से कौन प्रस्तावना से के निर्वचन से संबंधित है या प्रस्तावना के संशोधन से संबंधित वाद है। तो ये बात आपको याद रखना है। पहला बेरूबारी संघवाद, गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, रघुनाथ राव बनाम भारत संघ, एसआर बोम्मई वाद 1994, LIC ऑफ इंडिया वाद 1995। इस तरह से ये टॉपिक आपको कंप्लीट करनी हो, ऐसे करके पढ़ना। देखो मैं यहाँ पे कोई आपको पढ़ाने के लिए नहीं बैठा, क्योंकि आप यू आर बेटर टू स्टडी योर टेक्स्ट बुक। आप अच्छा होगा कि आप अपना किताब पढ़ें, ठीक है। मैं बस आपको यहाँ पे एक तरीका बता रहा हूँ कि जब आप चीज़ों को पढ़ो तो कैसे पढ़ो, ठीक है। मेरी बात समझ रही है? आप जब जो बुक लेते हैं, जो टॉपिक आप पिक करते हो ना, उसको इसी तरह से पढ़ना। कौन कौन से केस हैं, प्रस्तावना से संबंधित कौन से केस हैं, उस केस में क्या कहा गया था, क्या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मुझे याद रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब आप कर सकते थे।
जो मैंने अभी आपको बताया था, संविधान की जो आलोचना होती है, यही कहा जाता है कि प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, सब लोग चुने नहीं गए थे, सार्वभौमिक बस वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों की चुनाव नहीं हुआ था। दूसरा कहा गया कि इसमें वकील और राजनेता का वर्चस्व था, इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व था। लेकिन ये सब गलत है, इतना स्टेटमेंट नहीं हो सकता। क्यों कि प्रतिनिधि निकाय नहीं है तो 1991 का जो मैंने आपको बोला कि जब चुनाव हुआ तो अधिकतर 90% लोग तो संविधान सभा के ही लोग चुने गए दोबारा। इसका मतलब क्या, पॉपुलरिटी तो उनकी थी, यदि उस समय चुनाव कराया जाता तो वही लोग चुने जाते। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट और भी मैं बता देता हूँ। जैसे इसको आप देख लेना, ये आपको लक्ष्मीकांत के बुक में ही मिलेगा। कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, इसको याद रखना। जैसे मैंने अनुसूची की बात की थी, मैंने कहा था ना कि यदि मान लो किसी अनुच्छेद की व्याख्या किसी अनुसूची में होती है तो उसको हम किसी जहाँ पे होती है उसको हम बोलते हैं अनुसूची। अब जैसे यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पीटी में। इसमें से कोई दो चीज़ दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन किस अनुसूची में सम्मिलित है। जैसे पूछ देगा राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, और अगला दे देगा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अभी दोनों में पूछ देगा कि बताइए किस सूची में है, प्रथम सूची में है कि द्वितीय सूची में है कि तृतीय सूची में, ये आपको बतानी पड़ेगी। तो इस तरह से याद ध्यान रखना कि प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, उनकी सीमाएं। दूसरी अनुसूची में जो उपलब्धियां हैं, विशेषाधिकार हैं, उससे संबंधित है। इसमें सारे लोग आ जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय, सीएजी हमारे जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो भी आएंगे। तृतीय अनुसूची में जो संघ के मंत्री के बारे में, जो लोगों के द्वारा जो शपथ लिया जाता है, प्रतिज्ञा लिया जाता है, उस कौन कौन लेते हैं उसकी बात होती है। संघ के मंत्री होते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, ये सारे आपको तीसरे में आ जाएगा। साथ में चौथे में आ जाता है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो राज्यसभा में जो सीट का आवंटन होता है वो आपकी चौथी अनुसूची में आता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे एक साइड में एक चीज़ और दिख रहा होगा आपको। देखो ये आर्टिकल है, यदि हम पूछ दे क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए कि आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80 मतलब अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 80 किस अनुसूची से संबंधित है, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाएगा। लेकिन एक बार जब पढ़ोगे ना तो इसको ध्यान में रख के पढ़ना कि आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80 किससे संबंधित है, अनुसूची चौथी से। और अनुसूची चौथी में किसकी बात की गई है, इसमें बात की गई है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा के सीटों का आवंटन को लेकर के। जो 5वीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण के बारे में है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, यहाँ पे इस तरह से याद कर सकते हो, ए फॉर असम, एम फॉर मेघालय, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मिजोरम। इसको ऐसे भी कर सकते हो AMTM, एक कीवर्ड ये बना लो, या MMTM TA। जैसे मैं बोलूँ, मैं ऐसे कर दूँ MATM। ठीक है, तो इस तरह से कोई कोड वर्ड बना लेना। यहाँ पे 7वीं अनुसूची की भी मैंने बात की, इसमें संघ सूची क्या है, राज्य सूची है जिसपे राज्य कानून बनाएंगे, संघ सूची है जिसपे केंद्र बनाएगी, और समवर्ती सूची होगी जिसमें राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन के संदर्भ में है, और इस पे दोनों बनाएंगे। 8वीं अनुसूची होगी, उसमें जो हमारी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उस भाषाओं को डाला गया है। कितनी भाषाएं हैं, मूल रूप से 14 हैं, लेकिन अभी आप देखोगे 22 भाषाएं हैं। इसमें पूछ देगा, हो सकता है पूछ दे कि क्या भोजपुरी शामिल है, तो याद रखना भोजपुरी वगैरह नहीं है, शामिल है। यहाँ पे आपका ये जो है मराठी, देखिए मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल, तेलुगु, सिंधु, उर्दू और सिंधी भी है। 1967 के जो 21वें संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा देखोगे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भी जोड़ा गया। इस तरह से 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया। 2003 में जो 92 संशोधन हुआ उसके द्वारा उड़िया का नाम बदल करके ओडिया कर दिया गया। तो इसको याद रख लीजिएगा। लेटेस्ट में जो है वो याद 2003 में संविधान संशोधन, और 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी और मैथिली, B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, M फॉर मैथिली, BDM। तो इस तरह से इसको थोड़ा 2-3 बार इसको देखना, तभी ये याद रहेगा। और यहाँ से ना क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओगे तो आपको मिलेगा। जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची उससे संबंधित रखा गया कि कोई कानून को बनाने के बाद यदि इसमें डाल दिया जाए तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगी, उच्चतम न्यायालय उसको रिव्यू नहीं कर सकती। इसमें देख लो, जैसे भू सुधारों के लिए, जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन के लिए जो राज्य विधानमंडल या अन्य
मामलों से संबंधित जो संसद के जो अधिनियम बनाए जाते हैं, देखोगे कि मूलतः इसमें 13 थे, लेकिन वर्तमान में उसमें 82 हैं। इस अनुसूची के पहले देखोगे पहली संशोधन जो हुआ था उसमें 1951 में 1951 में उसमें कहा गया कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए इसमें जोड़ा गया था। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 24 अप्रैल 1975 के बाद जो भी कानून आप इसमें डालोगे 9वीं अनुसूची में, उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि 9वीं अनुसूची में कोई भी यदि कानून बना के डाल दिया जाए तो उसका न्यायिक पूर्वालोकन नहीं हो सकता, ऐसा गलत है। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1975 के बाद जो भी चीज़ आप डालेंगे उसका न्यायिक पूर्वालोकन होगा, लेकिन 24 अप्रैल 1975 के पहले का डालोगे तो उसका समीक्षा नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल के जो कानून है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया, इसे दल परिवर्तन विरोध कानून भी कहा जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि एक पार्टी सरकार बनती है, दूसरी पार्टी की तीसरे पार्टी में विलय हो जाता है, इसकी लेकर के 10वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियों की बात की गई है। वहीं 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्ति और उसकी जो जिम्मेदारियाँ उसकी बात की गई है। 11वीं अनुसूची में देखोगे 29 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, विषय 29 हैं और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। उसी तरह से 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं जो अनुसूची है आपकी नगर पालिका की शक्तियाँ उसकी जिम्मेदारियाँ, इसमें 18 सब्जेक्ट हैं। इस तरह से ये आपको ध्यान में फ्रेंड्स रख करके इसको पढ़ना है। एक लास्ट में जो ले रहा हूँ वो ये बताऊँगा कि ध्यान में रखना कि यहाँ से भी यूपीएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसे क्या क्या लिया गया हमारे संविधान में, तो संघीय तंत्र है, राज्यपाल का कार्यालय है, न्यायपालिका है, लोक सेवा आयोग है, आपातकालीन उपबंध है, प्रशासनिक विवरण है। ब्रिटेन के संविधान से हमें संसदीय शासन लिया गया, ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया, द्विसदनवाद हमारा है, एकल नागरिकता का भी कॉन्सेप्ट लिया गया। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका से देखोगे कि मूल अधिकार जो हमारा फंडामेंटल राइट है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसका, जो न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत है, जुडिशियल रिव्यू की बात होती है, उसकी भी बात संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद, उच्च न्यायालय का पद, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद, इन सबको राष्ट्रपति पे महाभियोग, ये सारे संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। आयरलैंड के संविधान से हमारे पास जो डीपीएसपी हमारा राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन होता है वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कनाडा के संविधान से देखोगे कि सशक्त केंद्र की बात की गई है संघीय व्यवस्था में, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र में निहित होंगी, साथ में केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति होगी, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय होगा, वो भी कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची जो की भी मैंने बात किया, 7वीं अनुसूची की बात की, व्यापार वाणिज्य, ठीक है, समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, ज्वाइंट सिटिंग की बात करते हैं, उसका लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जर्मनी के संविधान से देखोगे आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। सोवियत संघ जो यूएसएसआर है, पहले यूएसएसआर था अब तो रूस है, यूएसएसआर से हमारा मूल कर्तव्य हो गया। प्रस्तावना में जो न्याय के सिद्धांत है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात का आदर्श, वो आपको यूएसएसआर के संविधान से मिलेगा। फ्रांस के संविधान से आपको गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श दिखता है वो आपको फ्रांस के संविधान से दिखेगा। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से आपको देखोगे कि यहाँ पे संविधान में जो संशोधन होती है उसकी जो प्रक्रिया है उसकी बात, और राज्यों के राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है उसके लिए, और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सारा का सारा आपको लिया गया है जापान के संविधान से। तो इस तरह से ये जितने भी मैंने आज टॉपिक आपके साथ बताए हैं, बात किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन स्टेट पीसीएस का हो या यूपीएससी का हो, क्वेश्चंस यहाँ से देखने के लिए आपको मिलेगा। और ऐसा टॉपिक है ये याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बच्चे याद करते हैं, उसको कोड बना लो, डिकोड कर लो, मेमोनी कर लो। आगे की वीडियोज़ में कुछ मैं मेमोनी कोड भी डाल दूंगा, उससे आपको और भी आसान हो जाएगा, उस तरह से आप अपना भी मेमोनी कोड बना सकते हो। एक चीज़ का मैं यहाँ पे और डिस्कस करूँगा, वो है सहकारी समिति को लेकर के। देखो, सहकारी समिति जो है 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, उसके द्वारा जो सहकारी समितियाँ बनती हैं ना उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है।
इसमें 3 परिवर्तन किए गए थे। पहला यह कि आर्टिकल 19 के तहत सहकारी समिति गठित करने का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। दूसरा कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी जो है हमारा, उसमें अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समिति बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तीसरा पॉइंट यह रखा गया कि संविधान के एक भाग 9B जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइटल से एक देखोगे आर्टिकल 243ZH से लेकर के 243ZT तक जोड़ा गया। इसमें यह सुनिश्चित किया गया कि देश भर में जो सहकारी समितियां होंगी उसमें लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, स्वायत्त ढंग से भी तथा आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करें। यह संसद को अंतर राज्य सहकारी समितियों तथा राज्य विधायिकाओं को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए ये भी थोड़ा सा याद रखना, ये सहकारी समिति को लेकर के मैंने आपको ये पॉइंट दिया है। तो फ्रेंड्स, टॉपिक तो बहुत था इसमें, आपने देखा होगा कि जो आज की जो हमारी टॉपिक थी उस टॉपिक में हमने देखा कि कौन कौन से टॉपिक हमें डिस्कस करनी थी। उसमें मैंने प्रस्तावना को लेकर के आपके साथ देखा है। अगली जो वीडियो मैं लेकर के आऊँगा 2.1 2.2 करके मैं लेके आऊँगा, क्योंकि एक वीडियोज़ में तो पॉसिबल है नहीं। उसमें कुछ हम नागरिकता से संबंधित जो मुद्दे हैं उसको बात कर लेंगे और उसके जो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है उसको भी हम आपके साथ बात करेंगे। तो ये रहा आज का सेशन फ्रेंड्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आपको कैसे पढ़नी है। जब भी आप बुक्स पिक कर रहे हैं तो बुक को पिक करिए, तो कहाँ से कैसे पढ़ना है वो देखिएगा। खास करके इंडियन पॉलिटी की बुक आप लक्ष्मीकांत को फॉलो कर लीजिएगा। भारत का संविधान और सिद्धांत और व्यवहार जो बुक है आपकी 11वीं क्लास की, इसको एक बार देख लेना। इसके चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने स्पेक्ट्रम का यहाँ पे दिया था, ये इसलिए था कि जो पहली वीडियो थी जिसमें आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ना था कि कौन सी रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाई गई, किस सिचुएशंस में लाएगा, इसकी बात करने के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें बहुत अच्छे से लिखा गया है। और जो ऑनलाइन रिसोर्सेज की मैंने बात किया था, जो आर्टिकल आते हैं या जो अधिनियम आए हैं बन करके, उसके जो समरी रिपोर्ट चाहिए आपको PRSindia.org पे जाओगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा। और parliamentofindia.nic.in पे जाओगे तो राज्यसभा लोकसभा के बारे में थोड़ा सा डिटेल प्रोसीजर मिलेगा कि कैसे ये कार्य करती हैं और क्या क्या कमेटियाँ बनती हैं, कौन कौन सी कमेटियाँ होती हैं, ये यहाँ पे आपको हिंदी में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दूँ। बस आप ये करना कि जो भी यदि आपको कहीं पे कोई कमी लगे तो आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे भी बता सकते हो, या आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हो। और आपके रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने काफ़ी क्वेश्चंस लिखते हैं टेलीग्राम चैनल में, बच्चे आंसर लिख करके पर्सनली मुझे इंटेलेकी पे सेंड करते हैं, तो मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। आप लोग कोशिश करते रहिए और इसी तरह से मैं आपके लिए डे बाई डे इन्हांस करके इनोवेटिव तरीके से वीडियोज़ लेके आऊँगा। टारगेट वीडियोज़ होगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।